चार में आपके साथ मैं हूं स्वाति श्रीवास्तव और शुरुआत करते हैं अलीगढ़ की खबर के साथ इस बुलेटिन को। दरअसल खबर आ रही है सोशल मीडिया पर अभी कुछ दिनों पहले लगातार वायरल हुई हर्षा रिछारिया से जुड़ी हुई, जिनकी पदयात्रा पुलिस ने रोक दी। अलीगढ़ में वृंदावन से संभल के लिए युवा जोड़ो पदयात्रा निकाल रही थी हर्षा रिछारिया, जिनकी पदयात्रा को फिलहाल बीच में ही रोक दिया गया है। रामघाट रोड पर उनकी पदयात्रा रोक दी गई है। क्वार्सी थाना पुलिस भी मौके पर मौजूद है। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं अलीगढ़ से। क्वार्सी थाना पुलिस ने उनकी पदयात्रा को बीच में ही रोक दिया है। हर्षा रिछारिया की पुलिस ने पदयात्रा रोकी है। वृंदावन से संभल के लिए युवा जोड़ो पदयात्रा उनके जरिए निकल रही थी। तमाम युवा इस पदयात्रा में शामिल थे और उनकी पदयात्रा को बीच में रोक लिया। अभी महाकुंभ में इस तरीके से सोशल मीडिया सेंसेशन बनी थी हर्षा रिछारिया, ये सभी जानते हैं। और एक पदयात्रा उन्होंने एक कैंपेन एक तरह का शुरू किया था जिसमें युवाओं को लगातार जोड़ रही थी। एक पदयात्रा निकाली जा रही थी, लेकिन इस पदयात्रा को बीच में ही रोक दिया गया है। क्या कारण है इसको लेकर ये अभी जानकारी स्पष्ट नहीं है। पुलिस ने पदयात्रा रोकी है। वृंदावन से संभल के लिए युवा जोड़ो पदयात्रा को रोका गया है। युवा जोड़ो पदयात्रा निकाली जा रही थी हर्षा रिछारिया की तरफ से। तमाम युवा इसमें शामिल थे और फिलहाल इस पदयात्रा को अलीगढ़ में ही अभी रोक लिया गया है। पुलिस प्रशासन के लोग भी मौजूद रहे। मुकेश हमारे साथ जुड़ चुके हैं अलीगढ़ से। मुकेश, क्या वजह रही कि बीच में ही युवा जोड़ो पदयात्रा को रोक लिया गया? देखिए, आपको बता दें जो हर्षा रिछारिया है, बीते दिनों जो जो कुंभ का मेला था उसमें सुरक्षा में आई थी। और आपको यहाँ बता दें कि अब तो 2 दिन पहले वृंदावन से उन्होंने एक पदयात्रा युवा जोड़ो यात्रा शुरू की, जो कि जो यहाँ से संभल पहुंचनी थी। पिछले जो 2 दिन से अलीगढ़ में मौजूद है, वो इजलास के रास्ते वो यहाँ पर आए, यहाँ पर उन्होंने स्टे किया और आज अपने पदयात्रा लेकर अलीगढ़ से बाहर की ओर जा रही थी। जैसे ही उनकी पदयात्रा रामघाट रोड क्वार्सी थाना के क्षेत्र में पहुंची, वहाँ उनकी पदयात्रा को रोक लिया गया। यहाँ आपको बता दें, रोकने का कारण कहीं ना कहीं इस तरह से है कि ऊपर से साफ तौर से आदेश है कि संभल जो अभी सेंसिटिव शहर माना जा रहा है, वहाँ कोई भी बाहर की ऐसी एक्टिविटी ना हो जिससे कि वहाँ कोई माहौल खराब हो, या इस तरह की बातों को देखकर प्रशासन हर जगह का अलर्ट है, संभल का नाम आते ही एक्टिव हो जाता है। कहीं ना कहीं इस बात को लेकर अलीगढ़ पुलिस की जो क्वार्सी पुलिस ने उसको वहाँ रोका और वहाँ पर करीब 1.5 से 2 घंटे रोकने का वार्ता हुई। अब बताते हैं कि वहाँ से जो है अब पदयात्रा आगे की ओर जाने को जो है तत्पर है, यानी कि आगे की ओर चल पड़ी है। और अलीगढ़ से पुलिस भी यहाँ पर उनको अपने सीमा रेखा तक साथ रहेगी। बताते हैं कि जो अलीगढ़ के बाद जो गंगा घाट पड़ेगा, उसमें नहाने के बाद वहाँ से वापस जो है उनको भेजा जाए, जिससे कि वो संभल ना जा सकें। हालांकि पुलिस ने इसमें कोई ऑथेंटिक रूप से कोई बयान नहीं दिया, लेकिन अभी तक के सूत्रों की जानकारी के अनुसार यही जानकारी मिली है कि पुलिस ने इस वजह से रोका कि संभल ये पदयात्रा ना पहुंच सके और वहीं अलीगढ़ से वापस हो जाए। लेकिन उन्होंने वार्ता की और अब गंगा घाट जाएंगे, गंगा घाट नहाने के बाद वहां से ही उनको वापस कर दिया जाएगा, ऐसा जो जानकारी प्राप्त हुई है। लेकिन बड़ा सवाल यह होता है कि ऐसी शांति पदयात्रा, जो युवाओं को जोड़ने की पदयात्रा, जैसे कि बताना जो गुटखा पानी और चलिए, बहुत धन्यवाद आपका मुकेश जानकारी देने के लिए। तो ये पदयात्रा चल रही थी, पदयात्रा को बीच में ही रोक लिया, लेकिन उसके बाद अब ये जानकारी आ रही कि एक बार फिर से इसकी रवानगी कर दी गई है। पदयात्रा को आगे जाने दिया गया है। पुलिस ने कुछ समय के लिए पदयात्रा रोकी ज़रूर थी, लेकिन उसके बाद हर्षा रिछारिया और तमाम लोग पुलिस के पास पहुंचे, बातचीत हुई और अब ये बताया जा रहा है कि इस पदयात्रा को आगे बढ़ने दिया गया है। वृंदावन से संभल के लिए युवा जोड़ो पदयात्रा को निकाल रही थी हर्षा रिछारिया, जो कि सोशल मीडिया की सेंसेशन बनकर अभी कुछ दिनों पहले महाकुंभ में लगातार उनसे जुड़ी बहुत सारी खबरें आपने देखी होंगी। और युवाओं के साथ एक पदयात्रा वो लगातार निकाल रही हैं और
उनका कहना है कि आगे भी इस तरह की जो युवाओं को जोड़ने की बात है वो करती रहेंगी और इसी सिलसिले में पदयात्रा निकाली जा रही थी और फिलहाल आज अलीगढ़ में उनकी पदयात्रा को कुछ देर के लिए पुलिस ने रोका। अब इसको एक बार फिर से रवानगी के लिए आगे बढ़ा दिया गया है। वक्फ संशोधन कानून को लेकर सुप्रीम कोर्ट में आज लगातार दूसरे दिन सुनवाई होगी। अब से कुछ ही देर बाद वक्फ संपत्तियों को डीनोटिफाई करने और कलेक्टर की जांच के दौरान नए प्रावधान लागू न करने और वक्फ बोर्ड के साथ काउंसिल में गैर मुस्लिमों की एंट्री को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने यह अंतरिम आदेश पारित कर सकता है। कोर्ट ने सरकार से पूछा है कि इससे वक्फ काउंसिल में गैर मुसलमानों को शामिल करने का मकसद है। क्या सरकार मुसलमानों को मंदिरों के बोर्ड में शामिल करने की परमिशन देगी क्या? इसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि वक्फ बाय यूजर का प्रावधान खत्म करने का क्या असर होगा। यानी कि बहुत सारे ऐसे सवाल हैं जिनके जवाब पूछे सरकार से सुप्रीम कोर्ट ने। यह भी कहा है कि जिन संपत्तियों को कोर्ट ने वक्फ प्रॉपर्टी घोषित किया, क्या नए कानून के तहत उन्हें डीनोटिफाई होगा, किया जाएगा। जो बात सुप्रीम कोर्ट ने कही है तो निश्चित तौर से कि अगर वक्फ बाय यूजर में 100 साल 200 साल पुराना है जिसके डीड्स नहीं हैं, तो ये जो अब अमेंडेड कानून आया है गवर्नमेंट के द्वारा, उसमें स्पष्ट है कि ये रिट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट से नहीं होगा। मतलब कि जो डीड नहीं भी है लेकिन अगर मस्जिद है, खानकाह है, इमामबाड़ा है, कब्रिस्तान है, तो दैट विल रिमेन एज ए वक्फ। और अब फ्यूचर में जो भी वक्फ होगा उसका डीड होगा। तो ये क्लियर है कि ये रिट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट से नहीं लागू हो रहा है। अभी जो कानून पास हुआ उसमें प्रोस्पेक्टिव इफेक्ट है कि भविष्य में जो होगा वो वक्फ बाय यूजर नहीं होगा। वक्फ बाय यूजर ख़त्म किया है भविष्य के लिए, लेकिन अगर पास्ट में कोई है जिसकी डीड नहीं है और वो मस्जिद है तो वक्फ रहेगा। नहीं, रद्द तो नहीं कर सकते। देखिए, देश की पार्लियामेंट में कानून बना है, महामहिम राष्ट्रपति उनकी हस्ताक्षर हैं, उनका अनुमोदन है, तो उस पर स्टे तो नहीं लगा सकता। कोई सुझाव दिया जा सकता है, कहीं कोई कमी है उधर इशारा किया जा सकता है। विरोध वो लोग कर रहे हैं जिन लोगों ने गरीब मुसलमानों के भलाई के नाम पर बनाए गए वक्फ और उसके माध्यम से बनाई गई संपत्ति पर जो लोग अधिकृत रूप से अनाधिकृत रूप से जिन लोगों ने कब्जा कर रखा है, वो लोग हो हल्ला मचा। क्योंकि मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड कहीं से भी आम मुसलमानों की आवाज़ नहीं। आम मुसलमान वक्फ अमेंडमेंट एक्ट के माध्यम से ये जानता है कि मुस्लिम समाज के डेवलपमेंट का काम सुनिश्चित होगा। अगर ये तमाम लोग जो आज इसका विरोध कर रहे हैं, चाहे कांग्रेस पार्टी के लोग, चाहे समाजवादी पार्टी के लोग, या कुछ ऐसे लोग जो अपना को मुसलमानों का हितैषी बताते हैं, ये तब कहाँ थे जब वक्फ बोर्ड पर अवैध कब्जे हो रहे थे? ये तब कहाँ थे जब हमने चर्चा की कि वक्फ बोर्ड के माध्यम से जो गरीब बेवा औरतें हैं, मुस्लिम बहनें हैं, उनके वेलफेयर के लिए काम होना चाहिए? ये तब कहाँ थे जब हमने कहा कि वक्फ की संपत्ति पे गरीब पासमानदा मुसलमानों के उत्थान के लिए काम होना चाहिए? तब तो ये कहीं नहीं दिखते थे। देखिए, वह मसला क्या है, ये लड़ाई ख़ास बनाम आम है। कुछ खास लोग जो वक्फ बोर्ड की संपत्तियों पर काबिज हैं, वो ये नहीं चाहते कि आम मुसलमानों तक वक्फ की जो संपत्ति है उसका फ़ायदा पहुँचे। पाठक हमारे साथ लाइव जुड़ चुकी हैं, इस बड़ी खबर पर बातचीत करेंगे। स्वाति, इसको लेकर क्या अपडेट है? 2 बजे के बाद सुप्रीम कोर्ट फिर इन याचिकाओं को सुनेगा। कल भी 73 याचिकाएं सुप्रीम कोर्ट में रखी गई थी जिन पर सुनवाई हुई। आज डिपेंड करता है कि इस पे सुप्रीम कोर्ट का क्या रुख रहता है। जी बिल्कुल, देखिए अब से थोड़ी देर बाद ही यानी दोपहर 2 बजे सुप्रीम कोर्ट में वक्फ कानून को लेकर सुनवाई शुरू हो जाएगी और कल लंबी सुनवाई चली है, दलीलों को सुप्रीम कोर्ट ने सुना है और उसमें 3 प्रमुख बातें जो निकल कर सामने आई। एक, वक्फ बाय यूजर्स को लेकर लगातार कहा गया दलीलों के दौरान। दूसरा, गैर मुस्लिमों को जो रखा गया है उसका दलीलों में जिक्र किया गया। और तीसरा, जो डीएम की जो पावर को बढ़ाई गई है उसका जिक्र किया गया है। तो ये कहा
कहा जा रहा है कि सुप्रीम कोर्ट आज अंतरिम आदेश दे सकता है और यही वजह है कि कई याचिकाएं जो दाखिल की गई है उस पर लंबी सुनवाई कल सुप्रीम कोर्ट में चली है। आज एक बार फिर से लंच ब्रेक के ठीक बाद दोपहर 2 बजे सुप्रीम कोर्ट में वक्फ कानून को लेकर सुनवाई शुरू होगी और कहा जा रहा है कि अंतरिम आदेश सुप्रीम कोर्ट आज दे सकता है। देखना महत्वपूर्ण होगा कि घंटों सदन में चर्चा हुई, जेपीसी कमेटी के पास भेजी गई, वहां पर भी घंटों चर्चा हुई, अलग अलग प्रदेशों में मंथन हुआ है इसको लेकर। उसके बाद सदन में रखा गया, बिल पास हुआ और कानून बना राष्ट्रपति की मंजूरी के बाद। उसके बाद जिस तरह से 70 से ज्यादा याचिकाएं सुप्रीम कोर्ट में दाखिल की गई वक्फ कानून के खिलाफ, उसमें लगातार जो बात कपिल सिब्बल की ओर से कल कोर्ट में कहा गया और आज केंद्र सरकार की ओर से क्या जवाब सुप्रीम कोर्ट में दिया जाता है, ये देखना सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण होगा। और ये अभी सवाल है कि क्या जो केंद्र सरकार की ओर से जवाब दाखिल किया जाएगा उससे सुप्रीम कोर्ट संतुष्ट होगा, क्योंकि कल सुप्रीम कोर्ट ने कहा था, आपने देखा होगा कि क्या जो हिंदू के जो ट्रस्ट है उसमें मुस्लिमों को शामिल किया जा सकता है, ये सवाल भी पूछा गया था। और कई सवाल सुप्रीम कोर्ट द्वारा कल केंद्र सरकार से पूछे गए हैं। आज सरकार की ओर से इस पर जवाब दिया जाएगा। पहले ही कैविएट दाखिल किया गया था कि आप हमारे जवाब को सुने और कोई भी आदेश बिल्कुल आर्टिकल 26 का बार बार इसमें हवाला दिया जा रहा है। जो विपक्ष है उनकी तरफ से कपिल सिब्बल ने ये बात कही और बड़ी बात आप जिसका जिक्र कर रही हैं, धार्मिक ट्रस्टों की बात लगातार की जाती है। तिरुपति बोर्ड का भी इसमें जिक्र किया गया, उसमें यह भी सवाल स्वाति सरकार से पूछा गया कि वहां पर क्या कोई गैर मुस्लिम इस बोर्ड का सदस्य हो सकता है। यानी कि इन सवालों के जवाब देने होंगे सरकार को हर हाल में। अधिकारों के हनन की बात कही गई है इसमें। जी बिल्कुल, अनुच्छेद 25 और 26 का भी कल जिक्र किया गया और ये कहा गया कि ये असंवैधानिक है जो गैर मुस्लिमों को रखा गया। और ये 3 बिंदु जिस पर लगातार हम लोग चर्चा कर रहे हैं कि इसको सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार से पूछा है। इसकी वजह ये रही कि बार बार जो दलील दी जा रही थी उसमें ये 3 प्रमुख बातें थी जो निकल कर सामने आई है। अब इस पर सरकार की ओर से क्या जवाब दिया जाता है ये देखना महत्वपूर्ण होगा और उसके बाद सुप्रीम कोर्ट का स्टैंड इस पर क्या होगा ये भी देखना होगा, क्योंकि संसद से पास हुआ है, ये राष्ट्रपति की मंजूरी मिली है, कानून बन चुका है, देश भर में लागू हो चुका है। और उसके बाद कई विपक्षी सांसदों द्वारा भी याचिका सुप्रीम कोर्ट में दाखिल किया गया है। चाहे हम समाजवादी पार्टी की बात करें, हम आम आदमी पार्टी की बात करते हैं, ओवैसी की बात करते हैं, कांग्रेस पार्टी की बात करते हैं, तो तमाम याचिकाएं दाखिल की गई हैं। गुंजाइश हो सकती है, लेकिन इस कानून को वापस लिया जाए उस पर सुप्रीम कोर्ट ने साफ कह दिया कि ये कानून किसी भी हद में वापस नहीं ले सकते। इस पर नजर बनी रहेगी, बातचीत होती रहेगी। बहुत धन्यवाद आपका। पढ़ते अगली खबर की तरफ। बुलंदशहर से अगली खबर, अज्ञात युवक का शव मिलने से सनसनी। खेत में बने मुर्गी फार्म के पास ये शव बरामद हुआ है। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा है। मृतक की शिनाख्त के प्रयास जारी है। सयाना कोतवाली क्षेत्र के घनियावली का ये पूरा मामला बताया जा रहा है। युवक का शव मुर्गी फार्म के पास मिला है। पुलिस की पड़ताल जारी है। युवक कौन है, कहां का रहने वाला है, उसके बारे में अभी कोई भी डिटेल सामने नहीं आ पाई है। शिनाख्त लगातार प्रयास कर रही है पुलिस। वहां की सयाना कोतवाली क्षेत्र के गांव घनियावली का मामला बताया जा रहा है। युवक का शव मिला है। अज्ञात युवक का शव मिलने से सनसनी। बुलंदशहर से ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। पुलिस ने युवक के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा है। अब शव की शिनाख्त करवाई जा रही कि आखिरकार ये व्यक्ति है कौन, कहां का रहने वाला है, क्या इसके बारे में डिटेल है, ये अभी जानकारी सामने नहीं आ पाई। शव को पुलिस ने पोस्टमार्टम के लिए भेजा है। रायबरेली में संदिग्ध परिस्थितियों में नहर में बहता युवक का शव दिखा। शव बहता देख आसपास के लोगों में हड़कंप मच गया। पोस्टमार्टम के लिए शव को भेजा गया है। जांच पड़ताल वहां की पुलिस कर रही है। मिल एरिया थाना क्षेत्र के शारदा नहर की घटना है। शव बहता देख आसपास के लोगों में हड़कंप मच गया। मिल एरिया थाना क्षेत्र के शारदा नहर की घटना है। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा है। जांच जारी कर दी है। नहर में अज्ञात शव लोगों ने देखा, जिसके बाद पुलिस को सूचना दी।
पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा है। मामले की जांच शुरू कर दी है। कौन है ये व्यक्ति, कहां का रहने वाला है, अभी तक कोई भी जानकारी इसके बारे में सामने नहीं आ पाई। मिल एरिया थाना क्षेत्र के शारदा नहर की एक घटना है। अज्ञात का शव लोगों ने देखा, जिसके बाद पुलिस को सूचना दी। बिजनौर में बढ़ापुर के पूर्व विधायक मोहम्मद गाजी को गिरफ्तार कर लिया गया है। फिलहाल आजाद समाज पार्टी में शामिल हो चुके गाजी बीते देर रात मुजफ्फरनगर पुलिस ने इन्हें गिरफ्तार किया था। गाजी पर समधी को जेल में सिम पहुंचाने के आरोप हैं। थाना बढ़ापुर के कस्बे के रहने वाले हैं मोहम्मद गाजी। फिलहाल आजाद पार्टी में आ चुके हैं। बीती देर रात मुजफ्फरनगर पुलिस ने इन्हें गिरफ्तार किया था। इन पर आरोप था कि इन्होंने अपने समधी को जेल में सिम प्रोवाइड करवाया था, जिसके बाद इनकी मुश्किलें बढ़ी और इनकी गिरफ्तारी हुई। थाना बढ़ापुर के कस्बे के रहने वाले मोहम्मद गाजी। बरेली में भारत समाचार की खबर का दमदार असर देखने को मिला। आंगनबाड़ी भर्ती में 70,000 की रिश्वत लेने का मामला सामने आया था। खबर को बहुत प्रमुखता के साथ भारत समाचार ने चलाया था और अब मामले का जिलाधिकारी ने संज्ञान ले भी लिया है। फतेहगंज पश्चिमी ब्लॉक के सीडीपीओ कृष्णचंद सस्पेंड हुए। अभ्यर्थी वीरवती से 70,000 रुपए की रिश्वत लेने का ये वीडियो कल हमने आपको दिखाया था और ये मामला लगातार सुर्खियों में भी था। और भारत समाचार पर खबर चलने के बाद खबर का असर ये हुआ कि इस मामले का संज्ञान लिया गया। फतेहगंज पश्चिमी थाना क्षेत्र के फतेहगंज ब्लॉक का ये वीडियो बताया जा रहा है। इस मामले का वहां के जिलाधिकारी ने संज्ञान ले लिया है और अब कार्रवाई की बात कही जा रही है। फतेहगंज पश्चिमी ब्लॉक के सीडीपीओ कृष्णचंद्र को सस्पेंड किया गया है। 70,000 रुपए की रिश्वत ली गई थी इन्होंने अभ्यर्थी वीरवती से। उधर बरेली में भूमाफिया ने किसान की जमीन पर कब्जा कर लिया। नायब तहसीलदार लेखपाल ने किसानों को बेदखल कर दिया। जुबैर से साठगांठ होने की बात भी सामने आ रही है। जुबैर नाम के शख्स से साठगांठ करके हाईवे की जमीन पर शुरू करवा दिया था निर्माण। किसान प्रेम बाबू और उमेश ने एसडीएम से शिकायत की। बहेड़ी के ग्राम जाम सांवत जनवी का ये पूरा मामला बताया जा रहा है। किसान प्रेम बाबू और उमेश ने इस मामले की एसडीएम से शिकायत की है। बहेड़ी के ग्राम जाम सांवत जनूबी का ये पूरा मामला बताया जा रहा है। भूमाफिया ने किसान की जमीन पर अवैध कब्जा कर लिया। बरेली से ये खबर है। बुलंदशहर में तीसरी बार हो रहा है बार का चुनाव। हाईकोर्ट के निर्देश के बाद चुनाव हो रहा है अध्यक्ष और महासचिव पद पर। इसके बाद ये माना जा रहा है कि सीधी टक्कर है। तीसरी बार ये बार का चुनाव हो रहा है। हाईकोर्ट के निर्देश के बाद ये चुनाव होने जा रहा है। अध्यक्ष और महासचिव पद पर सीधी टक्कर देखने को मिल रही है। इस बार हाईकोर्ट के निर्देश के बाद ये चुनाव करवाया जा रहा है। तीसरी बार अध्यक्ष और महासचिव पद पर सीधी टक्कर देखने को मिल रही है। और अगली खबर आपको यूपी के ललितपुर से बता रहे हैं। बीजेपी बूथ अध्यक्ष की जमीन पर अवैध कब्जे का मामला। दबंगों ने बेशकीमती जमीन पर अवैध कब्जा कर लिया। कोर्ट से स्टे के अधिकारियों को आदेश दिए गए, जिसके बाद भी इन आदेशों को दरकिनार करके कब्जा कर लिया गया। ललितपुर के तालबेहट अंतर्गत ग्राम बौलारी का ये मामला बताया जा रहा है। बीजेपी बूथ अध्यक्ष की जमीन पर अवैध कब्जे का मामला ललितपुर से सामने आया है।
मामला है ललितपुर से, जहां पर कोर्ट के स्टे को भी दरकिनार कर दिया गया। बीजेपी नेता की जमीन पर अवैध कब्जे का मामला। बीजेपी के बूथ अध्यक्ष बताए जा रहे हैं जिनकी जमीन पर अवैध कब्जा हुआ है। सोनीपुरा तालगढ़ का निवासी हूँ। मेरी जमीन रामजोड़ा मजरा बोलारी में है, पर दबंगों द्वारा अवैध कब्जा किया जा रहा है, निर्माण कार्य हो रहा है और सिविल कोर्ट से स्टे के बाद माननीय महोदय को उसकी कॉपी प्राप्त हुई है और कोतवाल साहब को भी उसकी कॉपी प्राप्त हुई है और वो लोग सिविल कोर्ट के आदेश का पालन नहीं करवा रहे हैं और वहाँ पर मेरी जमीन पर दबंग लोग लगातार तेजी से काम जारी किए हुए हैं। लखीमपुर में प्रतिष्ठित डॉक्टर को फिरौती को लेकर धमकी मिली है। 50 लाख रुपए की रकम को लेकर धमकी दी गई। 6 महीने पहले भी मोबाइल नंबर से धमकी देने का मामला सामने आ चुका है। 10 दिन पहले डाक से भेजा गया था धमकी भरा लेटर। डॉक्टर इंदिरा चोपड़ा को धमकी मिलने के बाद पूरा परिवार दहशत में आ गया है। औरंगाबाद में चोपड़ा नर्सिंग होम की मालकिन को धमकी दी गई है। 10 दिन पहले डाक के जरिए धमकी भरा लेटर भेजा गया था। इससे पहले 6 महीने पहले भी धमकी दी जा चुकी थी। डॉक्टर इंदिरा चोपड़ा धमकी मिलने के बाद काफी दहशत में है। चोपड़ा नर्सिंग होम की मालकिन को भी धमकी दी गई। प्रतिष्ठित डॉक्टर को फिरौती को लेकर धमकी देने का ये मामला सामने आया। 50 लाख रुपए की रकम को लेकर धमकी दी गई है। ललितपुर का ये मामला है। चिकित्सक को धमकाने और एक्सटॉर्शन मांगने का एक प्रकरण सामने आया है, जिस पर पुलिस ने एप्लीकेशन लेके उसमें एफआईआर दर्ज की और दोनों लोगों को गिरफ्तार कर उनके खिलाफ आवश्यक विधिक कार्रवाई की जा रही है। इससे पहले 6 महीने पहले भी मोबाइल नंबर से धमकी दी जा चुकी है, लेकिन उसके बाद भी पुलिस ने सुस्ती दिखाई। 10 दिन पहले डाक के जरिए एक धमकी भरा जो मेल पत्र था वो भेजा गया था। बहुत प्रतिष्ठित डॉक्टर है, उनको फिरौती को लेकर यह धमकी दी गई है लेटर के जरिए। बिजनौर में प्रेम प्रसंग के बाद लड़का और लड़की ने विवाह कर लिया। विवाह के बाद लड़का लड़की पक्ष में विवाद। कोर्ट के आदेश पर पुलिस ने लड़की को लड़के के हवाले कर दिया है। लड़की पक्ष ने गांव पहुंची पुलिस के साथ भी बदसलूकी की। पुलिस के साथ मारपीट की। 2 बाइक्स और कार में तोड़फोड़ हुई है। पुलिस ने इस मामले में 5 अभियुक्तों को हिरासत में लिया है। घटना के बाद गांव में भारी पुलिस बल तैनात की गई। थाना चांदपुर के गांव सुजातपुर की घटना है। पुलिस के साथ मारपीट और 2 बाइकों में भी तोड़फोड़ की गई है, वाहनों में तोड़फोड़ की गई है। अब तक इस मामले में 5 अभियुक्तों को कस्टडी में लिया गया है पुलिस के द्वारा। चांदपुर के गांव सुजातपुर की घटना है। इस घटना के बाद काफी पुलिस तैनात है गांव में। वीडियो है तो बन जाएगी तो हमारे तो यहाँ तक कैमरा वहीं तक जाएगा। लड़की के अपहरण के मामले को लेकर 2 पक्षों में तनावपूर्ण स्थिति व्याप्त हो गई थी। पुलिस को सूचना प्राप्त हुई कि लड़की पक्ष के लोग एकत्रित होकर लड़के पक्ष पर हमलावर होने की फिराक में है। इस सूचना पर पुलिस द्वारा तत्परतापूर्वक कार्रवाई की गई। पुलिस मौके पर पहुंची। लड़की पक्ष के लगभग 30-35 पुरुष और महिलाएं एकत्रित थे। इन लोगों ने पुलिस पर पत्थर फेंके। पुलिस के साथ झड़प हुई। तत्काल स्थिति को नियंत्रित करने के लिए अतिरिक्त पुलिस बल मौके पर बुलाया गया। मौके से 5 अभियुक्तों की गिरफ्तारी की गई है। इटावा में पिता के डांटने पर एक बेटे ने फांसी लगाकर जान दे दी। खेत में गीला गेहूं पलटने पर पिता काफी नाराज हुए थे। पेड़ से लटका मिला 20 वर्षीय शिवशंकर का शव। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा है। थाना ऊसराहार क्षेत्र के समथर की घटना है। बताया जा रहा है कि पिता की डांट से नाराज एक 20 साल के लड़के ने फांसी लगाकर जान दे दी है।
शव को पुलिस ने पोस्टमार्टम के लिए भेजा है। पिता की डांट से ये लड़का इतना क्षुब्ध हो गया कि उसने अपनी जान दे दी। पुलिस पड़ताल कर रही है इस मामले की। लखनऊ में नेशनल हेराल्ड की संपत्ति कराने को लेकर नोटिस लगाया गया है। 64 करोड़ की संपत्ति को ईडी 2 साल पहले ही जब्त कर चुकी है। कैसरबाग में संपत्ति को खाली करने के लिए नोटिस चस्पा किया गया है। कल इसको देखते हुए देश भर में कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने जमकर प्रोटेस्ट भी किया था। वहीं लखनऊ में कैसरगंज में संपत्ति को खाली करने के लिए नोटिस भी चस्पा कर दिया गया है। नेशनल हेराल्ड की संपत्ति खाली कराने का नोटिस लगाया गया है। लखनऊ के कैसरबाग में ईडी 2 साल पहले ही इस संपत्ति को 64 करोड़ रुपए की जो संपत्ति थी इसको जब्त कर चुकी है। हमीरपुर के जयमाला के दौरान लड़का और लड़की पक्ष में विवाद और विवाद के बाद दुल्हन ने शादी से ही इनकार कर दिया। लड़की पक्ष ने पुलिस से मामले की शिकायत की। दोनों पक्षों का पुलिस ने सुलह समझौता करवाया। हमीरपुर के सदर चंदूपुर गांव से बारात पहुंची थी जिसमें विवाद हो गया और विवाद इतना बढ़ गया कि लड़की पक्ष ने शादी करने तक से इनकार कर दिया था। हालांकि पुलिस मौके पर पहुंची और पुलिस ने दोनों पक्षों के बीच सुलह समझौता करवाया। सुमेरपुर थाना क्षेत्र के पतिौरा गांव का मामला है। चंदूपुर गांव से यहां बारात आई। जयमाला के दौरान लड़का और लड़की पक्ष में विवाद से जुड़ा ये मामला। विवाद के बाद दुल्हन ने शादी करने से इनकार कर दिया था। हालांकि पुलिस मौके पर पहुंची और विवाद को सुलझा लिया गया। दोनों पक्षों का पुलिस ने समझौता भी करा दिया है। हरदोई में शराब पीने से इनकार करना एक जीजा को इतना महंगा पड़ा कि साले ने दांतों से जीजा का होठ काट दिया। पीड़ित लखनऊ ट्रॉमा सेंटर रेफर किया गया है। कड़ियावा के दबिया फतेहपुर का ये मामला है। बताया जा रहा है कि साले ने दांतों से जीजा का होठ काट दिया। पीड़ित को लखनऊ ट्रॉमा सेंटर रेफर कर दिया गया है। पीड़ित की स्थिति गंभीर है। लखनऊ ट्रॉमा सेंटर रेफर किया गया है। टड़ियावा के दबिया फतेहपुर का ये मामला बताया जा रहा है। शराब पीने से इनकार करना जीजा को महंगा पड़ गया। हरदोई का ये मामला है। साले ने दांतों से जीजा के होठ को काट दिया। पीड़ित लखनऊ ट्रॉमा सेंटर में रेफर किया गया है। गोंडा में ट्रेलर की चपेट में आकर एक बच्चे की मौत हो गई। मां के साथ मंदिर आई थी मासूम बच्ची। खेल खेल में बच्ची की सड़क पर जाने से हादसा हुआ। लोगों ने ट्रेलर समेत चालक को पकड़ लिया है। चालक और ट्रेलर को थाने लेकर आई पुलिस। नवाबगंज के मनकापुर रुद्रापुर गांव का ये मामला है। मां के साथ मंदिर दर्शन करने आई थी मासूम बच्ची और बच्चे के साथ ये दुखद हादसा हुआ है। चालक और ट्रेलर को पुलिस ने हिरासत में लिया है। दुखद हादसा हुआ है गोंडा में। बच्ची के साथ मां के साथ मंदिर आई थी मासूम बच्ची और उसी दौरान हादसे ने बच्ची की जान ले ली। मेरा आपसे सवाल है, आपको कोई बीमारी होती है, आप क्या करेंगे? आप अपना ट्रीटमेंट करवाएंगे, परिवार के लोगों से बातचीत करेंगे। लेकिन गाजियाबाद से जो खबर सामने आई है, गाजियाबाद से, उसने सभी को हैरान कर दिया है। एक व्यक्ति को कैंसर होता है तो वो पैसे खर्च नहीं करना चाहता, इसलिए वो पहले अपनी पत्नी को मार डालता है और फिर खुद की जान ले लेता है। सोचिए कैसी सनक है। आपको बीमारी थी, आप अपना ट्रीटमेंट करवाते, अपनी पत्नी को किस आधार पर आपने मार दिया? देखिए रिपोर्ट। मैं कैंसर पीड़ित हूँ। मैंने ये बात अपने घर वालों से छुपा रखी थी। मैं नहीं चाहता था कि मेरे इलाज में पैसे खर्च हों, इसलिए ये कदम उठा रहा हूँ।
ये सुसाइड नोट लिखकर एक पति ने अपनी पत्नी को भी मार दिया और अपनी भी जान ले ली। अब पूरी खबर को समझिए। जहां कुलदीप त्यागी नाम के एक शख्स ने अपनी पत्नी नीशू त्यागी को सिर्फ इसलिए मार दिया क्योंकि वो खुद कैंसर से जूझ रहा था, वो खुद बीमार था। उसने ये बात परिवार को नहीं बताई, वो पैसे खर्च नहीं करना चाहता था। सोचिए, सुनकर आपको हैरानी हुई या फिर नहीं? अब हम आपको वो पूरा सुसाइड नोट भी दिखाते हैं। मैं कुलदीप त्यागी कैंसर से पीड़ित हूँ। मेरे घर वालों को ये बात अभी तक मैंने नहीं बताई है। मैं नहीं चाहता कि मेरे इलाज में पैसा खर्च हो और मैं बच भी ना पाऊं, इसलिए मैं अपने आप को खत्म कर रहा हूं। अपनी घरवाली को भी अपने साथ ले जा रहा हूं क्योंकि हमने हमेशा साथ रहने की कसम खाई। मैं ये सब अपनी मर्जी से कर रहा हूं, इसमें किसी का भी कोई दोष नहीं है। पड़ोस के लोगों को जैसे ही इस घटना के बारे में जानकारी मिली, वो हैरान हो गए। इलाके में सनसनी फैल गई। हर कोई डर की निगाह से घर की तरफ देख रहा था। घटना की जानकारी पुलिस को भी मिली। पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी। अप्रैल 2025 को थाना नंदग्राम में कुलदीप त्यागी नामक एक 46 वर्षीय व्यक्ति के द्वारा अपनी और अपनी पत्नी की अपनी लाइसेंसी रिवॉल्वर से गोली मार करके हत्या कर दी गई और खुद भी आत्महत्या कर लिया गया। मौके से एक सुसाइड नोट मिला है जिसमें कुलदीप त्यागी जो मृतक है उसके द्वारा बताया गया है कि वो कैंसर से पीड़ित है, जिसका उसके घर वालों को पता नहीं है और वो नहीं चाहता कि इलाज में पैसे खर्च हो, इसलिए खुद और अपनी पत्नी की जान ले रहा है। इस संबंध में जांच की जा रही है, अग्रिम वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। किसी का बीमार होना कोई अपराध नहीं है, लेकिन अपनी बीमारी की सजा पत्नी को देना कितना सही? सोचिए, किस सोच का नतीजा है। क्या सवाल नहीं उठते कि एक पति को इतनी खतरनाक सोच कहां से आई कि अपनी बीमारी की सजा अपनी पत्नी को दे? कैंसर की सजा कत्ल क्यों? कैंसर था तो इलाज क्यों नहीं कराया? कैंसर था तो पत्नी को क्यों मार दिया? पत्नी को मारने का हक पति को किसने दिया? जिंदगी से कीमती पैसे क्यों? हिंसक घटनाएं किस सोच का प्रमाण है? मैं कैंसर पीड़ित हूं। मैंने ये बात अपने घर वालों से छुपा रखी थी। मैं नहीं चाहता था कि मेरे इलाज में पैसे खर्च हो, इसलिए यह कदम उठा रहा हूं। हम आपको इन सवालों के साथ छोड़ते हैं कि आखिर कुलदीप त्यागी ने जो किया वो कितना सही है। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत समाचार। और अगली खबर लखनऊ से आपको बता रहे हैं, ट्रेन से कटकर 2 युवकों की दर्दनाक मौत का मामला। अलग अलग जगहों पर दोनों घटनाएं घटित हुई है। पहली घटना टिकारी रेलवे स्टेशन के पास की, जहां पर गौरव नाम के शख्स ने आत्महत्या कर ली है और थाना क्रॉसिंग के पास युवक की ट्रेन से कटकर मौत हुई। बीकेटी में टिकारी और थाना क्रॉसिंग की ये घटना है। अलग अलग जगहों पर ये दर्दनाक हादसे हुए हैं लोगों के साथ में। टिकारी क्रॉसिंग के पास गौरव नाम के शख्स ने आत्महत्या कर ली, तो वहीं थाना क्रॉसिंग के पास एक युवक की ट्रेन से कटकर मौत हो गई है। दोनों मामले लखनऊ से सामने आए हैं। अलग अलग जगहों पर ये हादसे हुए हैं। ट्रेन से कटकर 2 युवकों की दर्दनाक मौत का मामला सामने आया लखनऊ से। महोबा में रेलवे का कार्य कर रहे ठेकेदार की दबंगई सामने आई। किसान की कृषि योग्य भूमि से निकलवा रहा था ट्रक। विरोध करने पर बंदूक तान दी। जाति सूचक शब्द कहने के भी आरोप हैं। बंदूक के दम पर किसान के खेत पर दबंगई का वीडियो सामने आया। रेलवे लाइन के दोहरीकरण के लिए दरअसल मिट्टी के खनन का कार्य चल रहा था। इसी को लेकर विरोध हुआ। जाति सूचक शब्द भी कहे गए, बंदूक तक तान दी गई, ये बात भी कही जा रही। बंदूक के दम पर किसान के खेत पर दबंगई का वीडियो सामने आया है। कबरई थाना क्षेत्र के भगवा मोजा का ये मामला बताया जा रहा है। रेलवे लाइन के लिए दोहरीकरण के लिए का काम चल रहा था, जिसकी वजह से मिट्टी खनन भी हो रही थी और इसको लेकर कुछ लोगों ने विवाद भी खड़ा कर दिया। रेलवे का कार्य कर रहे ठेकेदार की दबंगई देखने को मिली।
कन्नौज में बस ने एक साइकिल सवार भाई बहन को टक्कर मार दी। भाई बहनों को मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया, जहां पर हालत नाजुक होने पर डॉक्टर ने रेफर कर दिया। साइकिल से स्कूल जा रहे थे दोनों भाई बहन। तिरवा कोतवाली क्षेत्र के बहरिन गांव के पास यह हादसा हुआ है। दोनों की स्थिति गंभीर देखते हुए इन्हें हायर सेंटर रेफर किया गया है। साइकिल पर सवार थे दोनों भाई बहन, तभी बस ने टक्कर मार दी। श्रावस्ती में ट्रक ने बाइक सवार 2 युवकों को रौंद दिया। बहन की शादी का कार्ड बांटने जा रहे थे भाई, जिसकी मौत हो गई है। दूसरे की हालत काफी नाजुक है। बहराइच इन्हें रेफर किया गया। हादसे का शिकार दोनों युवक बलरामपुर के रहने वाले हैं। सूचना पर पहुंची पुलिस ने ट्रक को कब्जे में लिया है। नवीन मॉडर्न थाना क्षेत्र के कटरा बाईपास की घटना है। बहुत दुखद हादसा दोनों भाइयों के साथ हुआ है, जिसमें एक की मौत हो गई, दूसरे की हालत बहुत गंभीर है। दोनों भाई बलरामपुर के रहने वाले थे। बताया जा रहा है कि शादी का कार्ड बांटने के लिए घर से निकले थे, ट्रक ने टक्कर मार दी। ट्रक ने बाइक सवार 2 युवकों को रौंदा, जिसमें एक युवक की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि दूसरी की हालत गंभीर है। बहन की शादी का कार्ड बांटने जा रहे भाई की मौत हो गई। दोनों युवक बलरामपुर के रहने वाले थे। पीलीभीत से खबर है, पीटीआर के कर्मचारियों के तेंदुए को पीटने का मामला सामने आया था। डीएफओ ने तेंदुए को पीटने वाले कर्मचारियों को क्लीन चिट दे दी है। पिटाई के वीडियो के बावजूद अफसरों ने दोषियों को बचा लिया है। तेंदुए का रेस्क्यू करने के दौरान कर्मचारियों ने तेंदुए पर वार कर दिया था। तेंदुए की जान लेने वाले कर्मचारियों को अफसरों का संरक्षण मिल गया है। पिकअप की टक्कर से घायल होकर झाड़ियों में छुपा था तेंदुआ। तेंदुए की पिटाई का वीडियो सोशल मीडिया पर काफी वायरल था। माधो तांडा पीलीभीत हाईवे की रिछौला चौकी के पास का ये पूरा मामला था और इस मामले में तेंदुए को पीटने वाले पीटीआर कर्मचारियों को अब क्लीन चिट अधिकारियों के द्वारा मिल गई है। अभी कुछ दिनों पहले ये वीडियो पीलीभीत से सामने आया था। डीएफओ ने कर्मचारियों को क्लीन चिट थमा दी है, यानी कि जो कर्मचारी इस मामले में तेंदुए को पीट रहे थे उन पर कोई भी मामला नहीं चलेगा। पीलीभीत से सहयोगी हरिपाल जुड़ चुके हैं इस खबर पर। हरिपाल, जो वीडियो सामने आया था उस पर बार बार सवाल उठे थे, लेकिन अब तो इन लोगों को क्लीन चिट मिल गई है डीएफओ की तरफ से। देखिए, बिल्कुल स्वाति, आपको बताएं कि पीटीआर के कर्मचारियों ने जिस तरह से जो रेस्क्यू के दौरान तेंदुआ था उसको कुल्हाड़ी से पीट के मौत के घाट उतार दिया था। अब फिलहाल इस मामले में जो डीएफओ है उन्होंने तेंदुए को पीटने वाले वन कर्मचारियों को पूरी तरह से क्लीन चिट दे दी है और खुला ये संरक्षण है। कुल मिलाकर के जिस तरह से वीडियो पीटने का वायरल हुआ था, लेकिन उसके बावजूद भी लगातार डीएफओ जांच पड़ताल की बात करते रहे, जांच का हवाला देकर के अब फिलहाल उन्होंने जो दोषी कर्मचारी थे, जो इस तेंदुआ के गुनहगार थे, उनको क्लीन चिट दे दी है। और साफ तौर पर वीडियो में देखा जा सकता है कि जो वन विभाग के कर्मचारी वो उसको कुल्हाड़ी से, डंडों से किस तरह से पीट रहे हैं, लेकिन इसके बावजूद भी बेशर्मी की तरह इन वन विभाग के अधिकारियों ने, डीएफओ ने पूरी तरह से इन दोषी कर्मचारियों को किस तरह से क्लीन चिट दी है, साफ तौर पर देखा जा सकता है। कुल मिलाकर के जो तेंदुआ की मौत के गुनहगार जो वन विभाग के कर्मचारी थे पीटीआर के, फिलहाल इनको जो वन विभाग के अधिकारी हैं उनका पूरा खुला संरक्षण है। चूंकि जो वीडियो उसके बावजूद भी इस तरह की कोई कार्रवाई न करके पूरी तरह से बेशर्मी की तरह क्लीन चिट दे देना, ये अपने आप को दर्शाता है कि जो वन विभाग के डीएफओ हैं उनका फिलहाल इन कर्मचारियों पर पूरा का पूरा संरक्षण था, जिसकी वजह से इन पर कोई कार्रवाई नहीं हुई और इनको फिलहाल जो तेंदुए की मौत के गुनहगार जो थे उनको पूरी तरह से निर्दोष साबित कर दिया गया। आप समझिए कि वीडियो वायरल होने के बावजूद भी जो वन विभाग के डीएफओ थे, अधिकारी थे, वो लोग लगातार जांच पड़ताल की बात कहते रहे, लेकिन इसके बावजूद भी अब फिलहाल वन विभाग के डीएफओ ने पूरी तरह से जो कर्मचारी 4 थे जिन्होंने धन्यवाद आपका जानकारी देने के लिए हरिपाल। तेंदुए को पीटने का मामला सामने आया था। बढ़ते आगे, गोरखपुर में डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक हरनही सीएचसी पहुंचे थे। ब्रजेश पाठक ने सीएचसी का निरीक्षण किया, विभागीय अधिकारियों के साथ बैठक भी की। उन्होंने आमजनों को समुचित उपचार की व्यवस्था हो निर्देश दिए। जनपद के विभाग के कार्यों की समीक्षा बैठक की। अवैध अस्पतालों पर शिकायत पर कार्रवाई करने की बात कही। ब्रजेश पाठक ने पहुंचे थे ब्रजेश पाठक गोरखपुर, वहां विभाग के अधिकारियों के साथ डिप्टी सीएम ने आज बड़ी बैठक की। हरनही सीएचसी का निरीक्षण करने के लिए पहुंचे थे ब्रजेश पाठक।
पीसीएम साहब, सर आज किस तरह का कार्यक्रम? आज गोरखपुर जनपद के स्वास्थ्य विभाग के कार्यों की बिंदुवार समीक्षा की है और सीएमओ महोदय को और चिकित्सा अधीक्षक को निर्देश दिए कि सभी मरीजों को व्यवस्था उपलब्ध कराएं, अस्पतालों का मेंटेनेंस ठीक रखें। गर्मी का सीजन आ रहा है तो विशेष ध्यान रखें, मरीजों को, उनके तीमारदारों को शुद्ध पेयजल और बैठने के लिए बेंचेज उपलब्ध कराएं और पूरे जिले को कोई भी अस्पताल बंद नहीं मिलना चाहिए, समय के अनुसार चलना चाहिए और सीएससी और डिस्ट्रिक्ट लेवल के हॉस्पिटल्स में जहां इमरजेंसी सेवाएं होनी चाहिए राउंड द क्लॉक उपलब्ध रहे। सर जैसे CHP से आमचूल पर्यटन में कभी कुछ कमियां अभी भी रहेंगी, क्या करना? उनको भी पूरा करेंगे। अभी सीएमओ महोदय से हमने रिपोर्ट मांगा है, जो भी कमियां हैं उनको पूरा करेंगे। वो सब तो लगातार दौरे कर रहे हैं, लेकिन साथ साथ जो प्राइवेट अस्पताल उनकी भी जो कभी कभी अवैध आते हैं शिकायत, लगातार अगर कोई शिकायत मिलती है तो जांच करके हम कार्रवाई भी करते हैं। सीएम साहब का साफ कहना है कि CHP PSC में बढ़िया व्यवस्था की जाएगी और साथ साथ जो भी अवैध अस्पताल होंगे उस पर कार्रवाई की जाएगी। कैमरा रफी के साथ विकास शाही, भारत समाचार, गोरखपुर। इटावा से अगली खबर है। दुल्हन को लाते ही दूल्हा घायल होकर गिर गया। दूल्हे के ऊपर गिरा सीलिंग फैन, जिसमें दूल्हा गंभीर रूप से जख्मी हुआ है। दूल्हे को लेकर परिजन अस्पताल पहुंचे। मामला आगरा जनपद का बताया जा रहा है, चित्रहाट गांव का। दूल्हे के ऊपर सीलिंग फैन अचानक गिर गया, जिसमें दूल्हा पूरी तरह से जख्मी हो गया। दूल्हे को लेकर अस्पताल लोग पहुंचे। मामला जनपद आगरा के चित्रहाट गांव का बताया जा रहा है। दुल्हन को लाते ही दूल्हा जख्मी हो गया। दूल्हे के ऊपर सीलिंग फैन गिर गया। इस घटना के बाद तुरंत दूल्हे को अस्पताल लेकर लोग पहुंचे, जहां उसका उपचार चला। देवरिया में बरहज पुलिस ने गौ तस्करी का भंडाफोड़ किया है। 27 गौवंशों को यहां से बरामद कर लिया। अवैध असलाहा और कारतूस बरामद किया गया। पकड़े गए अभियुक्त पर केस भी दर्ज है। आधा दर्जन। बरहज थाना क्षेत्र के लवरच्छी गांव का मामला है। 27 गौवंशों की बरामदगी हुई है। यहां पर पकड़े गए अभियुक्त पर आधा दर्जन से ज्यादा मामले दर्ज हैं। बरहज थाना क्षेत्र के लवरच्छी गांव का ये पूरा मामला बताया जा रहा है। 27 गौवंशों को मौके से बरामद किया गया है। गौ तस्करी का भांडाफोड़ बरहज पुलिस ने किया है। देवरिया में 27 गौवंशों को बरामद किया है। अवैध असलाहा और कारतूस भी बरामद किए। एक अभियुक्त की गिरफ्तारी हुई, जिसमें आधा दर्जन से ज्यादा मामले दर्ज हैं। फिलहाल एक छोटा सा ब्रेक लेंगे, लौटेंगे। आप देख रहे हैं भारत का सर्वश्रेष्ठ न्यूज चैनल